देश की सत्ता महिला संभाल सकती है। अगर वो अपना परिवार चला सकती है तो देश की राजनीति में उसका बड़ा योगदान हो सकता है। लोकल राजनीति का क्या मामला है बहराइच में? तो ये बताया गया कि मैं तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मामला भी लगवा दूंगा। आप जब एजुकेटेड नहीं होगे तो एजुकेटेड बातें भी नहीं करोगे। देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी है, सीजीआई पे क्या फेंका गया? जूता फेंका गया, वो ठीक है। वो आदमी कहाँ है? हाँ, जज के ऊपर है वो, ये बात ठीक है, समझ नहीं, जिसने जूता फेंका था वो कहाँ है? उसको जेल में होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे उसके बाद बाहर है ना। अब अगर आपने लगा दिया आई लव मोहम्मद, अच्छा ये बताइए आई लव मोहम्मद से किसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं? जब 10 साल के बच्चे को चप्पल से मार के जय श्री राम बुलवाया जाता है, वीडियो आपने देखी होगी, बड़ी वायरल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप हैं एडवोकेट जूही रजा और जल्दी ही आप पॉलिटिक्स में आई हुई हैं। लगभग कितने साल हो गए मैडम आपको आए हुए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। आप चेयरमैन का चुनाव लड़ भी चुकी है और आगे का भी प्लान यही है, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो और भी चुनाव लड़े जाएंगे, हो सकता है सीएम बन जाए। तो ठीक है मैडम, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे आना हुआ आपका पॉलिटिक्स में, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? पॉलिटिक्स में आने का रीजन सबसे पहले तो ये रहा कि जब मैं दिल्ली में थी, दिल्ली में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस दरमियान जॉब वॉब भी हम लोगों ने की। उस टाइम बहुत जोरों शोर से लोकपाल बिल का मामला चला हुआ था, तो हम लोग उस मामले में भी इन्वॉल्व हुए। अन्ना जी के साथ में हम लोग रहे। फिर उसके बाद में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उस पे, हाँ, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ ही था, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब इन्वॉल्व हुए थे उनसे डायरेक्ट। वहाँ पर आप एजुकेशन ले रही थी? जी जी। क्या पढ़ाई कर रही थी? मैं वहाँ पर मैंने एमकॉम किया हुआ है, और मैं उस टाइम पे दिल्ली में आरबीएल बैंक था, उसके अंदर जॉब भी कर रही थी। अपना एक पॉकेट मनी निकालने के लिए, दिल्ली का तो खर्चा दुनिया जानती है कितना होता है, तो उतना तो भाई फैमिली आपकी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो आपको अपनी पॉकेट मनी निकालनी होती थी। उस टाइम पीरियड में हम लोग अन्ना हजारे से जुड़े, और उसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई आपकी? आम आदमी पार्टी से नहीं कह सकते हैं कि शुरुआत हुई मेरी एक्चुअली शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल थे उनकी वाइफ की वजह से। ओके। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, और दांडिया का प्रोग्राम था, और जो मेरा हॉस्टल था उसके अंदर ज्यादातर कश्मीरी लड़कियां हुआ करती थी। और आप जानते हो कश्मीरी बच्चों को हम लोग कितना निगेटिव होकर के देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हर आदमी के अंदर एक टेररिस्ट घुसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मेरे हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां थी, तो हम लोग सब लोग एक साथ रहते थे। तो जब हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे तो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। अरविंद केजरीवाल की वाइफ आई वहां पर और कहने लगी, बेटा आप लोगों को दांडिया वाले प्रोग्राम में भी रहना है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम और भी लोग भी आ सकते हैं, जैसे मेरे हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां, उन्होंने दांडिया वगैरह कभी देखा नहीं है, वो कश्मीर की हो। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप ले आइएगा। तो मैं अपने दोस्त को लेकर के वहां पर गई। तो वहां पे जब हम लोग दांडिया में हम लोग गए, हम लोगों ने उसे एंजॉय करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे, इवन अरविंद केजरीवाल की वाइफ भी उसमें बैठी हुई थी। एक लेडी ने एक सवाल पूछा, कश्मीर की जो मेरी दोस्त थी, उससे पूछा कि आप लोग अपने आप को इंडियन क्यों नहीं समझते हैं? सडनली अरविंद केजरीवाल की वाइफ ने एक जवाब दिया था कि ये सवाल पूछने वाली पहली बात तो आप होती कहो ना, दूसरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर उसके दिल में ये बात है, बच्ची है, कि मैं इंडियन नहीं हूं, तो आप इसको ये समझाइए कि आप इंडियन हो, हमारा ही हिस्सा हो। तो इस तरीके से देखा जाइए, उस टाइम में उनको राजनीति की कोई समझ नहीं थी, लेकिन एक एज अ ह्यूमन नेचर उनका इतना साफ था कि उन्होंने कहा कि बच्ची के दिमाग पे आज अगर ये असर पड़ गया तो हम कभी इसे अपना नहीं बना पाएंगे। वो एक जुड़ाव था उनकी बीवी से मेरा। उसके बाद से उनसे कई मुलाकातें हुई। फिर अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से इलेक्शन लड़ा, हम लोग उस कैंपेन में उतरे, हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, हम लोगों ने पूरा वहीं से कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, राजनीति में उतरने की। फिर हम बहराइच आ गए। बहराइच में आने के बाद बात सीधा, चूंकि बहराइच में जो तारा महिला इंटर कॉलेज है हमारा, उसके अंदर वो प्रिंसिपल ही हुआ करती थी, और जब मैं उस टाइम पीरियड में वहां पढ़ती थी, वहां पे वो टीचर थी हमारी। तो ऐसी बातचीत हुई, तो मैडम को हम लोगों ने ज्वाइन किया यहाँ पर। अच्छा, बीच कूच में जब रिहान आरती जी यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे जी, उनसे एक टॉपिक पे मेरी बात हुई थी। बहराइच में बहुत सारी संविदा पे जॉब आती हैं नगर पालिका की, साफ साफ 1-2 बार हमने उनको फोन किया,
तो उनके जो तीखे आंसर थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि अगर अगर आपको लगता है तो खुद ही कर लिया करो ना, क्यों यहाँ पे हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए फोन किया करती हो। इस बारे में आपने बात की? रीजन ये हुआ था कि कोविड के बाद से बहुत सारे यूजलेस हो गए थे यंगस्टर, तो बहराइच में बहुत सारी जॉबलेस हो गए थे, उनका कोई काम नहीं, ना वो ठेला लगा सकते कुछ नहीं। तो ऐसी नगर पालिका में छोटी छोटी जॉब थी, जैसे स्विच ऑन करने की थी, ये है वो है, बहुत सारे काम होते थे। तो 5,000 4,000 6,000 पे भी आप सब उनको रख सकते थे। तो हमने कहा रख लीजिए, आखिर वो सारे काम में आपको कोई अपने पास से तो पैसा देना नहीं होता, नगर पालिका का फंड है, उसके लिए आप दीजिए उनको पैसा। जैसे झाड़ू करने वाले कर्मचारी 100 रखने, आप 20 ही 25 रखते हो, उस टाइम पीरियड में आपको 100 रख लेना चाहिए था। कम से कम इंसान को दाल चावल आटा वो पूरा कर सकता था, बहुत ज्यादा नहीं खर्चा वो अपना पूरा कर सकता, इतना कर सकता था। तो इनके जो सलाहकार हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, एडवोकेट भी है शायद, वो डीके या केडी ऐसी करके कुछ नाम उनका है, उन्होंने बोला मैडम ऐसा है, ज्यादा काबिलियत अगर आपके अंदर है तो आप खुद ही कर लीजिए। हम तो नहीं कहा, हमने कहा ठीक है, आपको हम बताएंगे काम कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं बहराइच की जो नगर पालिका की राजनीति है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इस रीजन से हो गया था कि काम करना आप नहीं चाहते हो और काम बहुत है नगर पालिका में। हाँ, काम बहुत है और उस काम से आप लोगों को रोजगार दे सकते हो, उस काम से आप अपने शहर को क्लीन कर सकते हो, शहर को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप हट जाइए, हम लोग हैं करने के लिए। क्या ये रीजन था यहाँ पे आने का। तो उसके बाद एक विजन आपने क्रिएट किया या गोल था बस चुनाव लड़ना है? नहीं, गोल नहीं था कि मुझे सिर्फ चुनाव लड़ना है। अगर मुझे यही गोल होता मेरा कि मुझे सिर्फ चुनाव लड़ना है और चले जाना है, तो मैं शायद इन लोगों से डायरेक्ट ना बेटे आप ढपालीपुरा चले जाइए। ढपालीपुरा में इस प्रेजेंट टाइम में जितनी नई रोडें बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आप एक बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जूही रजा की वजह से ये सड़क बनी है हमारी। क्या किया आपने? मैंने आरटीआई के थ्रू इनसे सवाल पूछना शुरू किया कि हाँ चेयरमैन से कि आपने इतना बजट आया था इस मोहल्ले के लिए, आपने उसको इन्वेस्ट कहाँ किया? तो उस चीज से भी बचने के लिए इन्होंने मेरा काम करना शुरू कर दिया। तो आपको काम करना है, देखिए काम कराना आना चाहिए, मेरा मानना है। सही बात है। आप अगर काम कराना जानते हैं तो सामने वाला कुर्सी पे कौन बैठा है ये मैटर नहीं करेगा आपको, आप उससे काम करा लोगे, तो वहां का काम हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है कि बहराइच में आप जल भराव देखते हो, जगह जगह पे हो जाता है। इसका क्या रीजन है? बहराइच के अंदर जो पुराने आपके नाले हैं, सीवर्स हैं, जो आपको बाहर ले जाके जोड़ते हैं, वो सारे ब्लॉक हैं, उनकी कोई सफाई नहीं है। और सबसे ज्यादा नगर पालिका का बजट अगर खर्चा होता है तो आप सफाई पे खर्चा होता है, चाहे वो नाली की सफाई हो, चाहे वो रोड की सफाई हो, कोई भी सफाई हो, उसी पे खर्च होता है। अच्छा, अगर आप उसको साफ नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी तो भरेगा ही। बच्चे हैं छोटे छोटे, आप मेरी बहुत सारी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, इतने इतने पानी में डूब के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब जब इतने पानी में बच्चा स्कूल जाएगा डूब के, पहली बात तो 12 घंटा बैठेगा, 4 घंटा बैठेगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन है? अगर आप यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं तो आप ही की तो जिम्मेदारी है। तो अध्यक्ष जी से बात हुई कोई आपकी? इस टॉपिक पे कई बार बातें हुई थी, फोन पे भी बातें हुई थी, उनसे बहस भी हुई थी इस बारे को लेकर के। उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं। अरे बजट नहीं है तो आप लिखिए, आप लिख कर दीजिए ना, उसको लिखित रूप में हमें दीजिए कि हमारे पास बजट नहीं है, फिर बजट जहां से आता है आप उनको लिखिए। सही है, ये कोई आंसर नहीं, हमारे पास बजट नहीं है। हाँ, वो तो गवर्नमेंट पे करती है, आप जैसे भी। गवर्नमेंट अगर एक संवैधानिक पद बनाती है, एक सभासद भी अगर जीतता है, सभासद को नाली को साफ सफाई करने का, दवा छिड़काव करने का, जैसे अभी आज के टाइम में मच्छर कितने हो गए हैं, आप चले जाइए कहीं दवाई पड़ी होगी? नहीं पड़ती है, जबकि ये काम आपका है, नगर पालिका का। हाँ बिल्कुल है, आपका काम है, आप दवाई की छिड़काव करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपको करवाए। अब सुधा मैडम को आप 24 घंटे जाके आप बताओगे कि मैडम दवाई छिड़कने का टाइम आ गया है? आप सुधा टेकड़ीवाल जी प्रेजेंट टाइम की जो हमारी चेयरपर्सन है वो है, बट उसको अभी तक हमने तो वो टेकड़ीवाल साहब का नाम सुना था, जो भी सुना। यही तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए, या शर्मिंदगी का पार्ट कह लीजिए। महिला आरक्षण का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फलाने की बीवी, हाँ, फैमिली मेंबर कोई होता है उसको बस चुनाव लड़ा, फलाने की बीवी। आप ये बताइए महिला आरक्षण का फिर मतलब क्या हुआ? मत करिए ना फिर ऐसे तमाशा, आप सीधे कह दीजिए मुझे महिलाओं को सीट ही नहीं देनी है। अगर आप एक्टिव नहीं है, आप जैसे महिला सीट क्यों दी जाती है? महिलाओं के बारे में भी बात करने के लिए दी जाती है ना। आप उनसे जुड़ाव अपना करेंगी। नगर पालिका कहीं ना कहीं हमारा जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट घर से। हाँ, हर घर से जुड़ा, हर घर से नगर पालिका जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कैसे जुड़ी हुई है? अब आप देखिए, पानी, आपको सुबह 2 घंटे पानी की जरूरत होती है, महिलाओं को घर के अंदर पूरे दिन पानी की जरूरत होती है।
आदमी क्या करता है, सुबह नहाया, नाश्ता किया, अपना काम पे ऑफिस पे चला गया। लेकिन औरत जो घर में रहती है, उसे पूरे दिन पानी की जरूरत होती है, उसे सफाई भी करना है, बच्चा भी देखना है, पानी से खाना भी बनाना। तो नगर पालिका का सबसे बड़ा जो पार्ट है पानी का, वो तो महिला से जुड़ा हुआ है। तो जो महिला वोटर है उसका तो सबसे बड़ा असर पड़ता है नगर पालिका पे। आप उसकी ना सफाई पे ध्यान देते हैं, न लोगों तक पानी पहुंचाने की आपकी कोई जिम्मेदारी है। और नगर पालिका का सबसे बड़ा टैक्स अगर वसूला जाता है तो पानी से वसूला जाता है। हाँ। तो अगर आप हमें पाइपलाइन बिछा के दे ही नहीं रहे हैं तो टैक्स हम किस बात का हर महीने पे करते हैं? अब आप देखिएगा, अभी टैक्स की मैं रसीद आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर पानी लिखा रहता है, पानी होता है, पानी का टैक्स लिखा होता है। किस बात का टैक्स है वो? जब मेरे तक पानी नहीं पहुंचा तो मैं टैक्स क्यों पे करूं? मान लीजिए आप चेयरमैन बन जाती हैं, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगी, पहले हम इस पर बात कर लें। MIM से मैंने चुनाव लड़ा था और MIM से ही आपने चुनाव शुरुआत तो लड़ने का उससे इरादा करी है। थी ना, आम आदमी पार्टी से इंस्पिरेशन वहां से मिली, तो फिर AIMIM क्यों? MIM में आने का रीजन, बहराइच की जब राजनीति में मैं आई तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे बिल्कुल थी ही नहीं, और ना कोई जिलाध्यक्ष था यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, ना मेरा कोई किसी से कोई कांटेक्ट हुआ। अच्छा, बहराइच की राजनीति में उस टाइम पीरियड में कांग्रेस से जुड़ी, कांग्रेस की बहुत सारी विचारधाराएं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंदिरा गांधी बहुत बड़ा रीजन थी। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, आज भी मैं देखती हूँ। एक इंदिरा गांधी की बात बहुत अच्छी थी जब उन्होंने कहा था कि देश की सत्ता महिला संभाल सकती है, अगर वो अपना परिवार चला सकती है तो देश की राजनीति में उसका बड़ा योगदान हो सकता है। हाँ, सही। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत की सारी महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि अपने वोट का अधिकार समझें और वोट डालें, ना कि अपने मर्द के कहने से वो कहे जहां कहे अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो आप वोट करिए, मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप वोट मत करिए। बहुत सारी ऐसी लाइनें थी जो इंस्पायर करती हैं, और आज भी अगर इंटरव्यूज आप उनके उठा लीजिए तो वो सिर्फ आपको प्रेरणा ही देकर जाएंगे, वो आपको देश की तरफ राजनीति में सक्रिय होने का मोटिवेशन ही देकर जाएंगे। तो ऐसी चीजें देखते रहना चाहिए, अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि आजकल हो रहा है। लोकल राजनीति का क्या मामला है बहराइच में? किस वे में आप जानना चाहते हैं? एज अ चेयरमैन कैंडिडेट में बात कर रहा हूँ, और भी लोग होंगे जो कॉम्पिटिट कर रहे होंगे आपको। कॉम्पिटिट में तो देखिए अभी जो लोग हैं वो भी हैं, नए नए चेहरे और भी आएंगे, हो सकता है बहुत पुराने पुराने चेहरे नए बन जाएं। तो पहली बात तो मैं उन्हें अपना कॉम्पिटिटर मानती नहीं हूँ। यहाँ पे राजनीति में नगर पालिका का मतलब क्या होता है, सीधे ये कह देते हैं कि ये फलाना मुसलमान है, इनको जिता दो, ये ढमकाना हिंदू है, इसको जिता दो। राजनीति हिंदू और मुस्लिम के बेस पर बस बेस पे कर देते हैं। पहले भी होता था, या जैसे ये गवर्नमेंट जो है इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है रिलीजन। सबको ही पता है, मतलब इस पर लोग बात भी करते हैं, नहीं भी बात करते हैं। मैं जितना समझ पाया हूँ राजनीति को, पहले ऐसा होता नहीं था। मतलब हो सकता है वोट लोग इस बात पर दे आते हो कि ये मुस्लिम है या ये फला है, ये वगैरह वगैरह, बट जो मुद्दा होता था वो बेसिक मुद्दा होते थे, एक ह्यूमन, एक पर्सन को लेकर के होते थे, किसी रिलीजन को लेकर के या किसी कास्ट को लेकर के नहीं होता था। बट अभी जिस तरह से राजनीति में इस चीज का मिलाप किया गया है, तो चेयरमैन कैंडिडेट के लिए भी यही प्रॉब्लम होते हैं या फिर विधायक और सांसद के लिए ये प्रॉब्लम है? देखिए, पहले की राजनीति में हिंदू मुसलमान का फैक्टर जिस तरीके से आज है ऐसा तो नहीं होता था। हम लोगों ने भी बचपन से राजनीति देखी है, मेरा तो पूरा ननिहाल राजनीति में रहा है। और पहले क्या होता था कि अगर आप एक हिंदू पर्सन को खड़ा कर दो तो आपको पता चल जाता था कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान को खड़ा कर दो तो मुसलमान भी पता चल जाता था कि ये मुसलमान है। आज के टाइम में क्या है, आप जान तो नहीं पाओगे। अभी आप कहीं पे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, रेंडमली आप देखो, आप नहीं बता सकते हो कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, लेकिन दिलों में इतना ज्यादा नफरत भर दी गई है, इतना ज्यादा उनकी मोहब्बत को कम कर दिया गया है कि दिखते तो नहीं है मगर हो गए हैं, बट अंदर से वो लगता है। हाँ। एक चीज और हमने नोटिस की है, क्योंकि मैं खुद भी एडवोकेट हो रहा हूँ, मतलब हूँ अभी भी, मुझसे लोग मिलते रहते हैं, आप भी एडवोकेट हैं तो आपको एक्सपीरियंस रहा होगा। आम आदमी जो होता है वो पहले राजनीति खुलकर बात करता था, आपस में अपने मोहल्ले में बात करता था, परिवार में बात करता था। बट अभी आपने इधर नोटिस किया होगा, लोग राजनीति की बात खुलकर नहीं करते हैं। जैसे मैं एक मुस्लिम हूं तो कोई हिंदू आदमी मुझसे राजनीति की बात नहीं करता है, या कोई मुस्लिम है तो वो किसी हिंदू आदमी से हो सकता है बात ना करता हो। अब मुझे इसके पीछे रीजन क्या लगता है कि लोग इसको थोड़ा सा दिल पर लेकर के राजनीति अब करने लगे हैं या सोचने लगे इस बारे में। पहले ये होता था कि हमारे मोहल्ले में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो हम सब मिलकर डिसाइड करते थे कि भाई इस बार इस कैंडिडेट को लाना है, ये बढ़िया आदमी है या नहीं है, जो भी है।
बट अब ऐसा है नहीं। ऐसा आपको भी एक्सपीरियंस होता है या सिर्फ मुझे ही होता है? नहीं, होता है ऐसा एक्सपीरियंस। आप कहीं भी चले जाइए, राजनीति का अगर टॉपिक उठता है तो इंसान सबसे पहले जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, कौन है। रीजन क्या है कि अब मुद्दे दूसरे हो गए हैं। देखिए, आस्था एक ऐसा वर्ड है ना जो हर रिलीजन को इफेक्ट करता है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, एवरीवन कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है ना। अब इन्होंने क्या किया है, राजनीति को सफाई, बेरोजगारी और देश की उन्नति की जगह पे उसको सीधे जोड़ दिया है, कनेक्शन कर दिया है धर्म से, रिलीजन से। ये बात सही है आपकी, सीधे कनेक्शन कर दिया है। अगर अब आपने बिहार का इंटरव्यू उठा के वहां पे क्या है, कठमुल्ला, यदुमुल्ला, मतलब क्या है ये। आप सोचिए पहले कि आप राजनीति देखिएगा बहुत साफ सुथरी। अगर किसी हिंदू को हम नहीं पसंद करते हैं या कोई मुसलमान को हम नहीं पसंद करते हैं या उनकी विचारधारा हमें पसंद नहीं आती है तो हम कहते थे भाई देखो तुम्हारी ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है ना, हमसे फालतू की बातें नहीं करो, तुम ये वाली बात कर लो, ज्यादा बेटर है। आज के टाइम में इंसान क्या करता है, वो जानता है कि अगर हम ये वर्ड बोलेंगे तो ये आज नहीं अंदर रख लेगा। अभी बहराइच आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। दो बाइकें थी, आपस में लड़ गई, ठीक है। एक जो बाइक पीछे से लड़ाई वो मुस्लिम थे, जो आगे से लड़े वो हिंदू थे। अब बाइक लड़ने का रीजन था, आप थाने जाते और एप्लीकेशन डालते कि पीछे से आके हमको लड़ा दिया, फलान में लड़ा दिया, ये बाइक नंबर है। अब थाने में जब उस लड़के को बिठाया गया तो उस लड़के को मतलब आपको मैं क्या बताऊं, उससे ये बताया गया कि मैं तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मामला भी लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम राजनीति को दबाना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि इनके लीडर खड़े हों, आप चाहते ही नहीं कि इनके बच्चे राजनीति में आए, ये नहीं चाहते हैं। अच्छा, हमारे वहां जो राजनीति में लोग आ भी रहे हैं वो जाहिल रपट आ जाते हैं, अंगूठा टेक आ जाते हैं। आप जब एजुकेटेड नहीं होगे तो एजुकेटेड बातें भी नहीं करोगे। सही है। अच्छा, ऐसी जगहों पे मान लीजिए पुलिस ने उसको बिठा लिया है, अब उस जगह पे अगर एक पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो वो कहेगा भैया कौन से सेक्शन में आप हमारे बंदे को बंद कर रहे हो। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये वक्त भी नहीं रह गया सवाल पूछने का, पुलिस को पता है कि हमारा राइट क्या है, अगर इसका नाम फलाना है तो भैया जाओ, मतलब इनका नाम फलाना है तो भैया रख लो। आप ये कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में भी हिंदू मुसलमान जो है, डिपार्टमेंट में क्या हर जगह है, हर जगह है। डिपार्टमेंट ही छोड़ दीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट है, ये हमें कैसे नर्क में लेके जा रहा है ना, जहां से हमें उभरने में सदियां छोड़िए 2-4 सदियां लग जाएंगी अगर अभी इसको नहीं सुधारा गया तो। देखिए, किसी भी चीज को आप जब बहुत दबाते हैं, चट्टान के नीचे जैसे ज्वालामुखी दबा होता है, सालों के बाद जब फटता है तो तबाही लेकर आता है। मुसलमान को जितना आप दबा रहे हो ना, अगर आप वो बर्दाश्त कर रहा है, रीजन क्या है, मैं अगर अपनी इंडिविजुअल बात कर लूं तो मैं दबूंगी नहीं आपसे, लेकिन मैं खामोशी अख्तियार करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी दोस्त जो है, जो मेरी सबसे अपनी मेरी पर्सनल जो दोस्त सबसे करीब है वही हिंदू है। जो मेरी अपनी दोस्त है, तो जाहिर सी बात है मैं ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी कि कल कदा वो मेरा अगर इंटरव्यू देखती है, वो मेरी बातों को सुनती है तो वो उसके दिल में ये बात आ जाए कि बताओ मैं जूही को इतना प्यार कर रही हूँ, ये ऐसे बोल के चली आई, सही बात है ना। तो मैं सोच चुके इस वजह से खामोश रहूंगी क्योंकि मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी अपनी दोस्ती को बना के रखना है, ताकि कि बुढ़ापे की अगर हम लोग चाय पिए साथ में बैठ करके तो हम लोग पुरानी अच्छी बातें याद करें, ना कि नई बातें याद करें। तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति जो है वो अब हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मतलब अब डिप्रेशन में जाने वाली राजनीति हो चुकी है, अब लोग परेशान हो चुके हैं। अब चाहिए कि हम कुछ नया करें, डेवलपमेंट की बात कर लें। बहुत सारी लड़कियां हैं एजुकेशन लेकर चली आई हैं, बहराइच में आप देखिए लड़कियों का काम करने की आप कोई जगह नहीं पाएंगे। नहीं, जॉब तो बिल्कुल खत्म हो गई। अरे हम कहते हैं जॉब को आप गोली मार दो, जॉब की जरूरत ही खत्म कर दो। आप यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसी संस्था है जहाँ से आप अच्छे कॉस्ट्यूम बना करके बाहर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, बहराइच में तो कुछ भी। ये आप बताइए, मुझे जरूरी है कि हम ये पकड़ के बैठे कि हम बहराइच के अंदर सरकारी ही काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी लाया जा सकता है। अगर सरकार चोर है, निकम्मी है, नहीं कुछ हमारे लिए करना चाहती है, वो हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा के रखना चाह रही है, तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। बिल्कुल सही बात। आप एक काम स्टार्ट करिए फिर उससे सवाल करिए, आप कुछ और
काम करने की कोशिश करिए। अब जैसे बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बहराइच के अंदर हैं, जैसे उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग में करप्शन देख लीजिए कितना है। आप ये बताइए, मान लीजिए कल को बहराइच में कोई बाहर की लड़की पढ़कर आई है, उद्योग विभाग से लोन लेने जा रही है, वो लोन ही नहीं निकाल पा रही है। 30% लाओ, 40% लाओ। अरे जब हमने 5 लाख निकाला और हमने 30% 40% आपको दे दिया तो फिर हम करेंगे क्या? करेंगे, सही बात है भाई, बैंक अपना चार्ज काट लेगा। लोन में सब्सिडी हमें 40%, 20%, 35% की, जो भी, मैं कैसे 35% कुछ ऐसी लेडीज को दी जा रही है, वो सब्सिडी भी हमें जमा करनी है, छोड़ करके बाकी हमें पैसे जमा करने हैं। आपको हम 30%, 20% अगर हम उसमें से दे देंगे तो हमारे हाथ में बचा क्या काम करने के लिए? तो थोड़ा सरकार को इन सब चीजों पे भी काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो, जैसे कि हमारे पीएम साहब का कहना ये था कि सेल्फ डिपेंड बन जाओ। सेल्फ डिपेंड कैसे बन जाएगा? हमारे पीएम साहब का, मोदी जी का कहना था कि आप जो है देश के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनका कहना था सेल्फ डिपेंड बनो। जरूरी नहीं कि सरकार ही आपको नौकरी दे। ठीक है, आई एग्री विद यू। अब सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे हम? मान लीजिए कि हमारे बाप ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बेटी को बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा दिया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा दिया। अब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराने के लिए, अच्छी बुटीक डालने के लिए 5 लाख की जरूरत है। बहुत आराम से 5 लाख में तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, 5 मिनिमम लेके अगर हम चल रहे हैं, 5 से 10 लाख की जरूरत है। अब आपने महिलाओं के रोजगार के लिए आपने कहा कि उद्योग विभाग से आप पैसा निकालिए, 35% की आपको सब्सिडी दी जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब उसको लेने जाने के लिए जो हमें नचाया जाता है, उसका भारताना कौन भरेगा? या पीएम साहब आके खुद हमें 5 लाख 10 लाख निकलवा के चले जाए तो मेरे ख्याल से मैं भी सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगी। भाई, उसका आपको बहुत इजी रास्ता बनाना पड़ेगा। आप गई वहां पे, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अब 30% आप हमसे किस बेसिस पे लेना चाह रहे हैं? मेहनत हमारी, पैसा हमारा। 30% वो लोग लेते हैं जो ये काम करते हैं, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं ना? जो लोग ये काम करवा रहे होते हैं, जो अधिकारी बैठा, वो रिश्वत वगैरह की, बिल्कुल रिश्वत उनको चाहिए ही होती है। करप्शन। हाँ, बीच में सबसे पहले तो एक दलाल आता है आपका, जो कि आपका फॉर्म फिल कराएगा। वो पैसा, चलो ठीक है, उसने आपका फॉर्म फिल करा दिया, आपने उसको इस बेस पे पैसा दे देते हो कि हमें इतना नहीं आ रहा है, इन्होंने हमारा फॉर्म फिल करा दिया, चलो ठीक है, उसका जेन्युइन हो गया। मेरे हिसाब से चलो उसका जेन्युइन हो गया, वो आपको टाइम दे रहा है, फॉर्म फिल करा रहा है। तो परसेंटेज तय कर लेते हैं ना कि वो जो होता है मीडिएटर, वो अपने अधिकारी से बात करके एक पैसा तय करा देता है कि इतना पैसा आप हमको वापस करेंगे और हम इतने पैसे का आपका जो है लोन सैंक्शन कर देंगे, लेकिन हमें इतना चाहिए होता है। यानी कि अगर 20%, 10% से कम नहीं होता है। वो तो ठीक है। अब जब बैंक आपका लोन पास करती है, बैंक भी अपना 20% का चार्ज रखती है। अच्छा, बैंक अलग, कोई भी बैंक मैनेजर से आप बात कर लीजिए, बैंक मैनेजर को पैसा चाहिए होता है। मीडिएटर जो है वो अलग पैसा चार्ज करेगा। बैंक मैनेजर अपना पैसा अलग चार्ज करता है, या वो ये उन पैसों की बात? अब अधिकारी अलग चार्ज कर देगा, तो बचेगा क्या? अब आपके पास बचा क्या? धक्का खाने कौन जाएगा? अब इसका फायदा किसको मिलता है? किसको? इसका फायदा बड़े राजनेताओं को मिलता है, बड़े बिजनेसमैन को मिलता है। उद्योग विभाग का क्राइटेरिया 1 करोड़ तक का है। अच्छा, हाँ। ठीक। आपने जैसे मान लीजिए बहराइच से या बहराइच के बाहर के लोग जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधे, हमको 1 करोड़ का तुम निकलवा दो, हम तुम्हें इतना कर देंगे। अब 1 करोड़ निकलवाने के लिए अगर उसको 20 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा तो उसको कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसको। जो बड़े लोग हैं तो फिर बढ़ा कौन? बड़े लोग बढ़ेंगे। आपने डायरेक्ट तो आपने गरीब जनता के लिए बात तो कर दिया, लेकिन फायदा तो नहीं हो रहा ना उसको। तो इसके ऊपर कौन काम करेगा? इसके ऊपर काम करने के लिए लोकल लीडर्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब जैसे नगर पालिका चेयरमैन कहेगा कि मेरा इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? अगर आप मतलब बनाना चाहेंगे तो मतलब बन जाएगा। अब जो मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो उनका पॉलिटिक्स में आने का जो मेन कारण है वो उनका बिजनेस। लीडर्स बहुत कम हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है मेरा बिजनेस अलग है, वो अलग पैसे कैसे भी कमा पाएंगे, या मेरा जॉब प्रोफेशन वगैरह जो भी है वो अलग है। वो राजनीति को इस तरह से लेते हैं कि उनको समाज को कुछ देना है, कोई योगदान वो देना चाहते हैं, और इस वजह से वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। या फिर जो अदर मुकदमे जो होते हैं, आप तो देखती होंगे, कोई भी पॉलिटिक्स में आता है, हो सकता है आप पर ही कल मुकदमा कर दिया जाए। आप यहाँ बैठी हैं, बहुत सारी बातें आप कर रही हैं, तो हो सकता है हो जाए। इन मुकदमों को हटा दीजिए। पिछली बार मेरे साथ जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र साहब जो है,
उनके साथ भी हमने पॉडकास्ट किया हुआ था, तो उनसे हमने ये चीज पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कई मुकदमे करे गए हैं, बट मेरे पर्सनल मुकदमे नहीं, मेरे बिजनेस को लेकर के या मेरा कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मुकदमे हुए या जितनी बार भी मैं जेल गया हूँ, उसका मेन रीजन रहा है कि मैं आम पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं खड़ा हुआ हूँ। और चूंकि मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ, इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो मेरे अगेंस्ट है और वो मुझसे मुकदमे करवाते हैं, या लोकल नेता करवा देते हैं, या पुलिस खुद करती है, या जैसे भी होता है। देखिए, पुलिस कभी खुद मुकदमे नहीं करती है। हाँ, उनको कंप्लेंट जाती है, रीजन उसके क्या बाद है, होता वो भी इसी देश का हिस्सा है और इसी देश में वो रहते हैं, वही रोटी वो भी खाते हैं, उनकी भी उतनी सैलरी आती है। जो वर्दी पहन करके थाने में बड़े तनकर और ठाठ से खड़ा रहता है, जब घर जाके वर्दी उतारता है, वो आम नागरिक ही है। नहीं, लेकिन जब वो तक सोचता हमारे जैसा ही है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसके ऊपर तो ऑर्डर ऊपर से है ना। नहीं, कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। ये इसका ये जवाब वो नहीं है कि आप ये तो एक तरीके से आप डिफेंड कर रही हैं पुलिस को। वो किसी ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है, बट वो इस बात का भी ध्यान रखे कि वो एक संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ है। उसको जो फॉलो करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हुए जो राइट्स हैं हमारे, वो उससे निकले हुए जो हमारे लॉज हैं। इस तरह तो देखा जाए तो देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी है, हाँ, सीजीआई पे क्या फेंका गया, जूता फेंका गया, वो ठीक है। वो आदमी कहाँ है? हाँ, जज की कहाँ कुर्सी है? पर है वो, ये बात ठीक है, समझ आ नहीं, जाती जिसने है। जूता फेंका था वो कहाँ है? उसको जेल में होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे उसके वो बारे में बाहर है जानकारी ना। नहीं है। हाँ। अब एक अदना सा कर्मचारी आप उठा लीजिए, अगर वो संवैधानिक पद पे रह के संविधान के हिसाब से काम करने देगी, ये जो सरकार प्रेजेंट टाइम की तानाशाह सरकार है, ये काम करने देगी? हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन अब इसकी वजह से आप आज गलत के काम टाइम नहीं में कर सच सकते। बोलने से पहले 10 बार इंसान डरता है। आप कभी भी अगर माइक लेकर बहराइच के शहर में अगर आप जाएंगे, आप कहेंगे फलाने से कि भैया ये चीज आप मुझे बोल के बता दीजिए कि बहराइच में अभी राजनीतिक माहौल क्या है, कोई नहीं बोलना चाहेगा आपसे। उसे मालूम है कि हम, मेन चीज क्या है ना, जो इस समय हम प्रेजेंट टाइम हमारे देश में हो रही है, वो हिटलरगिरी हो रही है। अच्छा, कैसे? कैसे? आप ये देखिए, कोई भी छोटी सी बात होती है, कोई भी छोटी सी बात होती है उसको, अब जैसे आई लव मोहम्मद का पोस्टर था, हाँ, ठीक है, कुछ नहीं है वो, हाँ, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। देखिए, कर सकता है। आप जय श्री राम का पोस्टर लगते हुए देखोगे, माँ दुर्गा का पोस्टर लगते हुए देखोगे, और अब मैं आपको बताऊं, बहराइच में आप मेरे ख्याल से छोटी बाजार वाले एरिया में गए होंगे ना, वो जो छोटी बाजार मेन चौराहा है, हाँ। तो आप वहां पे हमेशा दीपावली के टाइम में देखोगे, बोरा होता है, बोरा, उसी बोरे के ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के जो खिलौने होते थे, बचपन में हम लोग खरीदते थे, खेलते थे, वो बोरे लगा करके उसी पे वो बेचा जाता था। और उस टाइम पे पोस्टर लगते थे। कौन से पोस्टर लगते थे आपको पता? थोड़ा सा आगे आप दूर जाओगे तो मंदिर है दुर्गा माँ की, तो वहां से लग करके छोटी बाजार तक दीपावली के मतलब पोस्टर्स लगते थे। और उस टाइम पीरियड में बहुत मतलब एक होता था, उस एरिया को बहुत सजाया जाता था। हम लोग भी जाते थे शाम को, और हम लोग खिलौने लेकर आते थे, हम लोग भी बहुत एंजॉय करते थे। तो उस टाइम पे जो पोस्टर्स लगते थे, ठीक है, कोई बवाल नहीं होता था। उसके थोड़ी दिन के बाद ईद का आ जाता था, ठीक है, हम लोग ईद पे पोस्टर्स लगवाते थे, उसी एरिया की बात आपको बता रही हूँ। फिर उसका थोड़ा सा माहौल बदल जाता था, जो पोस्टर ऐसे लगे हुए होते थे, ऊपर हरे झंडे लग जाते थे, उसमें चांद सितारा बन जाता था और 2-4 बल्ब लटक जाते थे, माहौल फिर खुशनुमा होता था। उसी एरिया का बता रही हूँ। अब क्या है, अब अगर आपने लगा दिया आई लव मोहम्मद, अच्छा ये बताइए आई लव मोहम्मद से किसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं?